बड़ा बच्चा होने के कारण इनके हिस्से में जब जिम्मेदारी आई तो इनको पढ़ाई से प्यार हो गया। मेरी आज की मेहमान सूरत की जानी मानी डायटिशियन, एक अच्छी ह्यूमन, एक बेटी, एक बहू, एक माँ, डायटिशियन कृति देसाई। आपने अपनी बात में कहा कि पढ़ाई में भी आपको बहुत सारा सपोर्ट मिला आपके ससुराल से। वो चीज़ मैंने सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स किया था। कुछ प्लान नहीं था एंड वी वर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली। सॉरी इफ आई मेड यू क्राई। इट्स ओके। भारत की तकरीबन 12% जो पॉपुलेशन है वो डायबिटीज से सफ़र कर रही है। जी। मेरी आज की मेहमान, जिनके मुताबिक उनका ये मानना है कि वो ज़िंदगी में अभी जो काम कर रही है और वो काम से उन्हें जो खुशी मिल रही है वही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। इनकी बकेट लिस्ट में यश चोपड़ा की मूवी में दिखाया जाने वाला प्यार का नंबर 1 डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों में शिफॉन की साड़ी पहन के घूमना अभी बाकी है। इनके मुताबिक इनकी दादी माँ जो खाना बनाती थी वैसा खाना कोई नहीं बना सकता, उसमें भी खास करके एक कच्ची पक्की दाल। वो क्या होता है वो उन्हीं से जानेंगे। और दूसरा था जीरालू वाला खाखरा। इनके मुताबिक इनका ये मानना है कि जो लव मैरिज है इनके पूरे परिवार के रग रग में बसा हुआ है। इनका ये भी मानना है कि जो काम वो करती है उससे वो सिर्फ अपने आप को खुशी नहीं लेकिन दूसरों को भी पतला करके ढेर सारी खुशी देती है। इनका जन्म सन 1981 में बड़ौदा में हुआ। परिवार में माता पिता दोनों डायमंड के व्यवसाय के साथ जुड़े थे, लेकिन इन्होंने अपना रास्ता लोगों की हेल्थ को सुधारने की तरफ मोड़ लिया। इनको बचपन में पढ़ाई से ज़्यादा प्यार नहीं था, लेकिन जब 13 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खोया और घर में बड़ा बच्चा होने के कारण इनके हिस्से में जब जिम्मेदारी आई तो इनको पढ़ाई से प्यार हो गया। मेरी आज की मेहमान सूरत की जानी मानी डायटिशियन, एक अच्छी ह्यूमन, एक बेटी, एक बहू, एक माँ, डायटिशियन कृति देसाई। थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरह से इंट्रोडक्शन मेरा दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया। सो आई एम ओवरवेल्म्ड। थैंक यू। और आपका स्वागत है ऑफिशियली खाना इंडिया का कि ये पॉडकास्ट गरम गपशप में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितनी बातें कही कोई झूठ नहीं बोला या कोई चीज़ मैंने गलत नहीं बोल दी। 100% सच है। सबसे पहला जो मेरे मन में सवाल आ रहा है और शायद मेरे व्यूअर्स के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आपने जो मैंने मेरे इंटरव्यू में भी कहा है लव मैरिज आपके पूरे परिवार में रग रग में भरा हुआ है। जी। क्या कहानी है? कहानी बहुत लंबी है, अगर हम अभी चालू करेंगे तो मुझे लग रहा है रात पड़ जाएगी। बिल्कुल, कोई इशू नहीं। कुछ प्लान किया हुआ नहीं है, एवरीथिंग वाज अनप्लान्ड। जैसे जैसे सिचुएशन आती गई वैसे वैसे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता गया और हमें लकीली मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जो परिवार में अभी हूँ वो इतना सपोर्टिव है हर बात में। मेरी पढ़ाई से लेके अभी में जो मेरा कैरियर है पूरे तक उन्होंने मुझे 100% का सपोर्ट दिया है। अगर वो सपोर्ट नहीं मिलता तो आज जो मैं मकाम पे हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं होती। उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। लव मैरिज आपकी पहले वाली जनरेशन में भी है, आपकी आने वाली जनरेशन में भी मुझे पता है कि लव मैरिज है, तो क्या है? जो मेरे हस्बैंड हैं उनके जो परदादा थे उनकी भी लव मैरिज हुई थी। फिर उनके क्या कहते हैं कि नहीं उनकी डॉटर की भी लव मैरिज हुई थी। फिर उनके जो मेरे हस्बैंड और मेरी जो ननद है उनकी भी लव मैरिज है। और अभी जो आगे की जनरेशन है उनका भी यही प्लान है कि लव मैरिज करेंगे। ये प्रथा चलती आ रही है सालों से। बट हम अगर बात करें आपके हस्बैंड के दादा की बात, मतलब हम बात कर रहे हैं आज से 50 साल फ्रीडम फाइटर से पहले की बात। उस वक्त पे लव मैरिज को अपनाना जी ये खुद ही दिखाता है कि कितना प्रोग्रेसिव फैमिली है। और आपने अपनी बात में कहा कि पढ़ाई में भी आपको बहुत सारा सपोर्ट मिला आपके ससुराल से। विल अगेन गो थ्रू कि कैसे आपकी पढ़ाई हुई, बचपन में कहाँ आप सूरत, आपने जैसे बड़ौदा में आपका जन्म हुआ तो सूरत कब आना हुआ? पहले से ही मेरे फादर का जो नेटिव था वो सूरत था। मेरी मदर का नेटिव वाज बड़ौदा। जन्म भले मेरे बड़ौदा में हुआ है बट फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम इन द सूरत।
ओके सो ओके। पहले से ही मैं इधर ही बड़ी हुई हूँ। सो आपका पढ़ाई सब यहीं पे हुआ हाँ, है, सूरत पूरा में का हुआ? पूरा सूरत में ही हुआ है। ओके। सो जनरली होता है कि स्कूल में हमारी खाने की यादें होती है, स्कूल की जी। कैंटीन का खाना या जी। स्कूल के बाहर का खाना। आपकी क्या यादें हैं? सो मुझे ऐसा याद है कि जब हमें इतना पॉकेट मनी नहीं मिलता था पहले, सो आई यूज़ टू गेट लाइक 50 रुपीज़, और हमारी स्कूल के बाहर ही मैसूर कैफ़े है। ओके सो वहाँ पे मैं एवरी सैटरडे आई यूज़ टू गो विथ माई फ्रेंड्स, और मैं वहाँ पे इडली सांभर चटनी और उनका एक जिंजर ड्रिंक है, लेमन जिंजर Yes. ड्रिंक, वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं लेती थी और इडली सांभर या उत्तपम खाती थी। और एग्जैक्ट बाजू में देयर वाज अ स्मॉल शॉप ऑफ आइसक्रीम। Okay. वहाँ पे इतना छोटा सा बॉल मिलता था जिसमें ऊपर चोको बार का लेयर, अंदर वैनिला आइसक्रीम और बीच में एक छोटी सी आलमंड। ओके। तो वो कहानी मुझे पहले से माइंड में सेट हो गई है कि एवरी सैटरडे जब होता था तो मुझे 50 रुपीज़ मिलते थे, तो मैं वहाँ पे जाके ये सब खाती थी। आज भी मैसूर कैफे जाना होता है? बहुत रेयर जाना होता है, बट आई मेक श्योर कि मैं कभी ना कभी वहाँ पे जाऊँ, और मैं स्पेशली अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ जाऊँ तो वो पूरी यादें वापस से पुरानी ताज़ा हो यादें जाए। वापस से ताज़ा हो जाए। बचपन में हर किसी का दादी का, नानी का, मामा के घर के खाने की बात होती है। आपने जी। ऑलरेडी दादी के खाने का जिक्र किया है। जी, जी। क्या है वो? सो मेरी दादी हमेशा से बहुत ही अच्छा कुकिंग करती थी, और ऐसा है ना कि हमने जो पहले से खाया होता है वो हमारी रग रग में होता है, करेक्ट। और वो जो टेस्ट होता है ना वो कभी भी हम भूल नहीं सकते उसको। सो मेरी दादी बहुत सारी सिंपल चीज़ें, एकदम सिंपल चीज़ें जो क्विक बन जाए और जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, वैसी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती है। तो हमारे वहाँ ऐसा ट्रेंड था कि जब सैटरडे होता था तो हमारी हाफ डे होती थी स्कूल की। बिल्कुल। सो पूरा खाना बनाना मुश्किल होता था। सो मेरी दादी क्या करती थी, शी जस्ट मेक अ दाल जिसको हम काची पक्की दाल बोलते हैं, मतलब Okay. कच्ची पक्की दाल जैसा, Okay. जिसमें तड़का नहीं होता है। Okay. उसको बॉईल नहीं करते। ओके सो दाल को एक बार कुक कर लिया, फिर उसके ऊपर कच्चा मसाला डालते हैं। ओके। तो मैं जैन हूँ, सो हमारे में जीराडू बहुत यूज़ होता है। बिल्कुल। तो वो दाल के ऊपर वो जीराडू, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा धनिया, सो ये मिक्स करके हमें खाखरे के साथ दिया जाता था। So, जिनको नहीं पता, जीरालू इज, आप कंसिडर कर सकते हो कि जैन और कुछ गुजराती घरों में उसे चाट मसाला के हिसाब से हाँ इस्तेमाल जी, किया जाता हाँ जी, है। वो सब चीज़ में पड़ता है, सब- वो खाखरे सब के ऊपर भी चीज़ों में। पड़ता है। हमारे वहाँ संडे को, एवरी संडे वी यूज टू मेक चूरमू, Okay. और वो हमारे दादा ही बनाते थे। इट वाज Okay. मतलब किसी को टच नहीं करना है, वो ही बनाएंगे। सो खाखरा और पापड़ का छुरा होता है, उसमें जीराडू पड़ता है और थोड़ी सी शक्कर पड़ती है। ओके। सो संडे को हमें वो कंपलसरी यही होता है, नाश्ते में यही सबको खाना है, और फिर महाभारत रामायण ये सारी चीज़ें देख के फिर देखते हुए। संडे खत्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन मैंने जीरालू बहुत सारे गुजरात के और सूरत के घरों में आम रस के ऊपर जी, घी जी। के साथ खाते हुए सो देखा है। आइडियली इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, क्योंकि उसमें सूंठ पाउडर पड़ता है। ओके। सो वो लॉजिक है कि आम का रस अगर आपको नहीं पच रहा है तो अगर उसमें आप थोड़ा सा घी और जीराडू डालोगे तो डाइजेशन प्रोसेस आपकी आसानी से easy हजम हो जाएगी। जाएगा, आसानी से Yes, हजम हो yes. जाएगा। अगेन विल कम बैक टू योर स्कूलिंग लाइफ। आपने पढ़ाई की, देन आपने पीजी किया हुआ जी, है, जी। उसके बारे में बताइए हमें। सो बात ये है कि मुझे पहले से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जी जी। मैं जो यहाँ पे हूँ वो मुझे ही बहुत ही शॉकिंग लगता है कि मैंने कैसे पढ़ाई कर ली, बिकॉज पहले से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मुझे सब डांटते रहते थे घर पे कि भाई तू पढ़, तू अच्छा स्कोर कर सकती है, तुझे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, सो यू कैन डू इट, सब मुझे बोलते रहते थे। बट आई वॉज, पता नहीं मेरे माइंड में तब क्या चल रहा था। बिल्कुल। सो आफ्टर आई लॉस्ट माई फादर, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, और लकीली मुझे फैमिली भी ऐसा मिला, मेरे इन लॉज भी ऐसे हैं जो पढ़ाई को सबसे प्रायोरिटी सबसे ऊपर के देते हैं। जी जी जी। सो तब मुझे उन्होंने गाइड किया कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। सो कोई प्लान नहीं था पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो नेचुरली एक फ्लो में चला गया। सो पहले तो मैंने जस्ट 10th पास किया था, और आई हैव जस्ट डन सम सर्टिफिकेट कोर्स। फिर वो किया तो मज़ा आने लगा कि वो फूड एंड न्यूट्रिशन समथिंग इंटरेस्टिंग है। कभी मैंने सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं ये फील्ड में जाऊँगी। ओके। सो वो चीज़ मैंने सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स किया था, फिर लगा कि नहीं आई कैन डू दैट, एंड मुझे इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा पढ़ने लगा। देन आई डिड डिप्लोमा ख़त्म हुआ, फिर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के लिए यू नीड अ 12th। करेक्ट। तो मैंने डिप्लोमा के साथ साथ, डिप्लोमा के फाइनल एग्जाम के साथ साथ 12th की फाइनल एग्जाम भी दी। और तब तक आपकी शादी हो चुकी थी? नो, लेटर ऑन
Okay. फिर मेरी शादी हुई एंड देन आई टेक एन एडमिशन इन ग्रेजुएशन। Okay. ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद आई गॉट प्रेग्नेंट। ओके, और प्रेगनेंसी के 8वें महीने में मैंने ग्रेजुएशन की फाइनल एग्जाम दी थी। सुपर। तो बड़ा आधी चीजें आपके बेटे को वैसे भी यस यस यस। तो बड़ा सा पेट लेके मैं 8 मंथ में गई थी फाइनल एग्जाम्स के लिए। ओके, उसके बाद मुझे लगा कि वो मेरी जर्नी अभी खत्म, ये अभी बच्चा बच्चा आ आ जाएगा गया। तो कैसे करेंगे। और ग्रेजुएशन के बाद तो आगे पढ़ना विल बी चैलेंजिंग, मुश्किल बिल्कुल, भी होगा। तो देन आई डोंट नो एनीथिंग, कहाँ से वो माइंड में आया कि नहीं मुझे आगे पढ़ना है। एंड एट दैट टाइम सूरत में पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स ही नहीं था। ओके, सो अगर आगे पढ़ाई करनी है देन यू नीड टू गो टू बड़ौदा और बॉम्बे, क्योंकि of यहाँ पे सूरत। पीजी था ही नहीं। बिल्कुल। अभी बच्चे को छोड़ के, घर को छोड़ के हम बाहर कैसे पढ़ने जाए, Not बिकॉज वी possible. हैव अवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हर वुमेन को होती है, बिल्कुल मेरी बात नहीं है, सबकी बात है ये। बिल्कुल। सो बहुत चैलेंजिंग था। फिर लकीली मैं सच बोलूँ, मैं बहुत लक्की हूँ, टचवुड, कि मुझे जो करना होता है ना वो नेचुरली हो जाता है, बट मुझे एफर्ट्स देने पड़ते हैं। मैनिफेस्ट करो फिर एफर्ट्स करो। एग्जैक्टली। सो वही मैंने अभी लाइफ में ऑन रखा है कि मैनिफेस्टेशन करते रहो, जो चाहोगे वो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। फिर लकीली पोस्ट ग्रेजुएशन चालू हो गया और आई वॉज द फर्स्ट वन इन द फर्स्ट बैच। ओके, एंड देन आई कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। वो कंप्लीट करने के बाद आई गॉट अगेन प्रेग्नेंट सेकेंड चाइल्ड के लिए। देन आई विजिटेड माई गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, तो मैंने बोला कि अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आई एम अगेन प्रेग्नेंट, तो अभी वापस वो प्रोसेस हम चालू करेंगे XYZ। तो गायनेक ने पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं, जस्ट मैंने स्टडी ख़त्म की एंड आई एम नाउ फ्री। तो बोले जॉब करनी है। मैंने बोला हाँ, आ जाओ कल से। तो मैं इमीडिएट नेक्स्ट डे आई जॉइन द हॉस्पिटल एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। सो हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली मेंबर और फ्रेंड व्हेन यू सेड कि मैं डाइट पे अभी प्रोफेशनली करियर बनाना चाहती हूँ? सच बोलूँ तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतने सालों तक ये प्रैक्टिस करूँगी और अभी भी करती रहूँगी। देयर वाज नो प्लान। 17 years now. 17 years. So I have completed this June 17 years. और आगे और करना है काम, लोगों को जितना मैं हेल्प कर सकूं उनकी हेल्थ के बारे में, और बाकी सारी चीज़ों का कनेक्शन एट द एंड हेल्थ पे आके अटकता है। बिल्कुल। तो अगर हेल्थ सही है तो सारी चीज़ सही है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना दे सकूँ कम्युनिटी को और सोसाइटी को उतना मैं दूँ। आपने पढ़ाई के बारे में बात किया, मैंने मेरे इंटरव्यू में भी बताया कि आपको पढ़ाई से रुचि नहीं थी, बट देन आपकी लाइफ में 13 साल की उम्र में एक ऐसा पॉइंट आता है जी। जहाँ पे आपको एहसास होता है कि पढ़ाई करनी ज़रूरी है। जी जी। क्या स्टेट ऑफ माइंड था उस वक्त पे, इफ़ यू वांट टू शेयर? सो सारी चीज़ सडनली हो गई थी। सो कुछ प्लान नहीं था एंड वी वर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली। वी वर फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली। सॉरी इफ आई मेड यू क्राई। इट्स ओके। सो हाउ ही वाज सिक, ही वाज इल? सो ही वॉज नॉट सिक। सो जैसे अभी नहीं हम सुन रहे कि सडन हार्ट अटैक आ गया और Correct. डेथ हो गई विदाउट एनी रीज़न। सो ही वॉज परफेक्टली फाइन, देयर वॉज नो रीज़न कि ऐसा कुछ हो। सो ही वेंट टू बॉम्बे और अचानक से ऐसा हो गया Okay. एंड वी ऑल वर इन शॉक बिकॉज कुछ माइंड में नहीं था। और मेरा जो छोटा भाई था ही वॉज ओनली 1.5 year old। सो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। और घर का बड़ा बच्चा होने की वजह से आप पे ऑब्वियसली ज़्यादा हाँ, चीज़ें, बट वो कब होता है, वो फेज की बात करूँ तो दे पीपल कंसिडर कि अगर बेटा है तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल True. होना चाहिए। True. बेटी का इतना नहीं था। सो मेरी फैमिली को ऐसा था कि जितना बने उतना ये जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए, उसकी शादी कर ले और हमारा काम खत्म। टिपिकल सोसाइटी मेंटालिटी। वो सबका होता है और उसमें बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। गलत बात भी नहीं है। उन्होंने वही देखा है हाँ आसपास। हाँ, उसमें बिल्कुल, कुछ गलत बिल्कुल, नहीं है। इट इज़ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। तो वो फेज में पढ़ाई करना, आगे बढ़ना, जॉब करना, ऐसा तो कुछ प्लान था ही नहीं। सो सबको ऐसा ही था कि एक बार इसकी शादी हो जाए तो फिर वो सेटल हो जाए, देन इट्स ऑल फाइन। बट जब ये सिचुएशन हुई तो ऑब्वियसली आपकी मॉम मेरे हाँ। हिसाब से वो एक बड़ा पिलर रही यस होगी यस। सो सबकी जिंदगी में। उन्होंने जो किया है लाइफ में, मेरे हिसाब से मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। जो सेक्रीफाइस दिए हैं दैट आई डोंट थिंक मैं भी कभी भी ऐसा हो पाएगा मुझसे। ओके, विल चेंज द मूड, विल चेंज द टॉपिक। आपकी मॉम के हाथ का कौन सा ऐसा खाना है जो आपको बड़ा पसंद है? आई कैन से एवरीथिंग। जो भी वो बनाती है मुझे सब पसंद है। सो मैं एक रेसिपी शेयर करूंगी। वो बनाती बिल्कुल। है
पापड़ी में मुठिया। ओके। सो आई एम जैन, आई एम गुजराती। सो हमारे वहाँ पे मेजोरिटी जो सब्जी बनती है वो पानी में बनती है, तेल में नहीं बनती। तेल में नहीं बनती। ओके। सो हम लोग बहुत कम छौंक लगाते हैं ऑयल का, और उसमें पानी होता है, और उसको बॉइलिंग करते हुए सारे मसाले डाल के हम सब्जियां डाल के फिर उसमें डम्पलिंग जैसा रखते हैं, उसको हम मुठिया बोलते हैं। करेक्ट। सो जैसे अभी मेथी की भाजी, मेथी की भाजी का मुठिया, सो वो हम बहुत अलग अलग तरह से बनाते हैं। मेथी नी भाजी में मुठिया, वालोर में मुठिया, यस, लाइक दैट। इवन गवार की सब्जी में मुठिया, गवार की सब्जी में मुठिया। और हमारे वहाँ जो ढोकली बनती है, सो बेसिकली आई कैन से ट्रेडिशनल पास्ता। यस। सो वो भी सारी चीज़ हम पानी में बनाते हैं। ओके। सो उसमें जवार की ढोकली बन सकती है, गेहूं की ढोकली बन सकती है, और उसमें मेथी की भाजी भी डाल सकते हैं, गवार भी डाल सकते हैं, मतलब एनी ग्रीन सब्जी। मेरे घर पे भी जवार की भाजी की, मतलब जवार और Great. भाजी से ही Great. ढोकली बनाई जाती Great. है। सो ये आपकी बड़ी ये जो ढोकले की बात आई है ना, आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन पॉइंट, क्योंकि हम बात कर रहे खाने की, तो वो हमें टॉपिक कवर करना ही चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। सो जो मेरे हस्बैंड के नाना थे, ही वाज फ्रीडम फाइटर, विकास बेन के पिताजी की बात कर रहे हैं। पोपट भाई व्यास। यस, ओके। सो वो हमारे गुजरात के होम मिनिस्टर थे। ओके। सो ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइटर फेज उनको जेल में ले जाया गया था, और वहाँ पे उनको खुद से कुकिंग करना था। सो खुद से बनाना है, खुद से खाना है, सारी चीज़ खुद से करनी है। तो वहाँ पे उन्होंने मेथी नी भाजी में ढोकली इन्वेंट किया था। ओके, जेल में? जेल में। सुपर। सो ये चीज़ बहुत ही सबको अलग लगती है सुनने में, क्योंकि कभी मेथी की भाजी की ढोकली नहीं बनती। नहीं, हम लोग अब लोगों के लिए शायद घरों में आम हो गया, लेकिन उस जमाने में शायद नहीं था। यस। सो बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल थे, तो भाजी को बस चॉप करके डाला, मसाला डाला और ढोकली डाल दी, तो वो 1 मील पॉट जैसा हो गया। बिल्कुल। और इक्वली इट इज हाईली न्यूट्रिशियस। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रेसिपी उन्होंने इन्वेंट की थी, वो मेरे घर में आज तक बनती है। कल ही मैं डिनर में वो खा के आई हूँ। सुपर। आपने शादी की बात की, आपके हस्बैंड की बात की, मैं विकास बेन को पर्सनली जानता भी हूँ। तो जब आपका शादी करके ये घर में आना हुआ, आप जैन परिवार से थे, यहाँ देसाई है, कैसे दोनों के खाने के कल्चर बड़े अलग अलग हैं, कैसे कुक हुआ? सो मैं इतनी हार्डकोर जैन नहीं हूँ, मैं पहले से थोड़ा लहसुन, कांदा, प्याज सब खाती थी। बट मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड दे ऑलवेज एनकरेज मी कि आपको जो पसंद है वो आप बना के खाओ, और हम भी खाएंगे साथ में। करेक्ट। सो मेरे घर में आज भी जैन आइटम्स बनती हैं, और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ मेरे साथ बैठ के वो एंजॉय करते हैं। सुपर। सो वो बहुत ही सपोर्टिव नेचर पहले से था, और उनके फैमिली में भी ऐसा था कि उनके जो नेबर्स थे वो जैन थे। सो उनको वो टच था जैन का। हाँ। और मेरे जो ग्रैंड फादर की मैं बात करूं, तो वो जैन देरासर में महाराज थे। सो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन था। बिल्कुल। सो उनको वो पसंद भी आता था खाना, और मैं हमेशा बनाती भी थी। और हमारे वहाँ जिसको जो फॉलो करना है उसकी पूरी छूट छाट है। सो मैं अभी रिसेंट की बात कर दूँ, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 22 साल हो गए हैं। सो हमेशा एवरी ईयर जब हमारा पजुशन आता है, तो आई यूज टू फॉलो दैट रिचुअल्स। सो मैं 8 दिन कुछ नहीं खाती हूँ, नो कांदा, नो लहसुन, नथिंग, और मैं पूरी चीज़ें जैन बनाती हूँ घर में, और वो मेरे सास ससुर मेरे साथ बैठ के एंजॉय करते हैं। सुपर सुपर। सो अब आप पूरे शहर को डाइट का खाना खिलाते हो, आपके घर में आपके पतिदेव है जो एक अच्छे खासे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपके 2 बड़े बच्चे हैं जो शायद कॉलेज भी जाने लगे हैं, 11वीं 12वीं पढ़ते हैं, उनके साथ डाइट का खाना उनको खिलाना कितना मुश्किल होता है? सच बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत मुश्किल है। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ बहुत फ्लेक्सिबल है, और उनको ये सारी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें पसंद है। बट अगर मैं बात करूँ मेरे हस्बैंड की और मेरे बच्चों की, उनको टैकल करना बहुत डिफिकल्ट है। क्या नाम है उनका, प्लीज़ बताइए। सो मेरे हस्बैंड का नाम है मेहुल देसाई, उनका एमक्विक करके वर्कशॉप है कार मेंटेनेंस का, और वो ये फील्ड में बहुत सालों से है, और उनको खाने का बहुत शौक है। सो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा उनको कंट्रोल में रखना, बट एट द एंड हम ही बॉस है, हम जो बनाएंगे, हमारे आगे किसी की चली नहीं है। तो वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है, और वो लोग भी फिर धीरे धीरे ट्राई करते हैं। बच्चों का क्या नाम है, वो क्या कर रहे हैं? सो मेरा जो बड़ा बेटा है उसका नाम तनय है, वो अभी कॉलेज में है, 2nd ईयर में कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, एंड ही इज़ इन UBC कैलोना कनाडा। और छोटा बेटा है वो 11th में है, वो यहीं सूरत में स्कूल में पढ़ता है, मिलेनियम। छोटे वाले में तो आपकी नज़र है, वो वहाँ पे
बट उल्टा है। अच्छा, हाँ, छोटा वाला ज़्यादा नॉटी है, उस पर मुझे ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट होता है। आपने एक और बात का जिक्र किया, प्रेगनेंसी, आप पढ़ाई भी कर रही थी और ये एक ऐसा वक्त होता है किसी भी औरत की ज़िंदगी में जब वो बहुत ज़्यादा टेक केयर करती है। एनी 3 फूड यू वांट टू रिकमेंड जो प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को खाने चाहिए, और ऐसी 3 जो कभी नहीं खानी चाहिए? पहले जो खाना चाहिए वो हम बात करते हैं। प्रेगनेंसी में जो मेथी का लड्डू होता है, दैट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस। ड्राई मेथी का लड्डू बनता है, वो हम 7 मंथ से स्टार्ट करते हैं खाना, एंड टिल द 9 मंथ हम खाते हैं, एंड इवन आफ्टर प्रेगनेंसी लैक्टेशन भी उसको रेकमेंड किया जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम, वेरी रिच इन आयरन, करेक्ट, एंड डेंस कैलोरी होती है उसके अंदर, तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। सेकेंड चीज़ हम बात करेंगे गोंद का लड्डू भी हम रेकमेंड करते हैं। मेथी की भाजी, पालक की भाजी, क्योंकि अगेन इट इज़ वेरी रिच इन आयरन, तो ये चीज़ें हमें डेफिनेटली इंक्लूड करनी चाहिए प्रेगनेंसी में भी और ड्यूरिंग द लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी। और जो नहीं खाना है उसमें सबसे पहले आता है चाइनीज़ फूड, जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट पड़ता है, और मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना आउटसाइड फूड अवॉइड करें। बाकी आप घर पे जो बनाते हो सारी चीज़ खा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेक श्योर कि आप ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी ना खाओ। बाकी कोई लेबल और कोई लिस्ट नहीं है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं। यू कैन ईट एवरीथिंग। सुपर। आजकल हम देख रहे हैं, इवन मेरी खुद की आदत है, इसलिए ये अब मेरा पर्सनल सवाल भी समझ सकती है कि हमने रात को डिनर किया, उसके बाद भी हमें खाने की क्रेविंग्स हो रही है, और खास करके मीठे खाने की क्रेविंग्स हो गई, या फिर नॉर्मल भी हमें टमी ऐसा करके भूख लगी है जी। पहला, इज इट हेल्दी और नॉट हेल्दी? नॉट हेल्दी, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है, देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न। अगर सुबह से लेकर शाम तक मैंने सही अमाउंट में प्रोटीन इंटेक नहीं किया है तो मुझे रात को क्रेविंग होगी ही होगी। सो माइंड हमेशा ये बोलेगा कि कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। मेरा सवाल वही था कि क्रेविंग्स होती क्यों है? हाँ, बिकॉज प्रोटीन सही नहीं गया है। ओके, सो दैट इज़ द वन मेन रीज़न। दूसरा ऐसा होता है कि अगर हमने सुबह से सही से खाना नहीं खाया है, शांति से बैठ के होलसम मील नहीं लिया है, सिर्फ कुछ ऐसे ग्रैब करके चलते चलते खा लिया, शांति से नहीं खाया, तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है। तो रात को अगर हमने पूरा मील खाया है, रोटी सब्जी दाल चावल सब खाया, बट फिर भी वो क्रेविंग कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि हम घर पे जाके रिलैक्स मोड में होते हैं। करेक्ट। एंड वी ट्राई टू इंडल्ज अवर सेल्फ इन गुड फूड, सो वो स्वीट का क्रेविंग फिर लगता है। तो अगर सुबह से सही में नहीं खाया है तो रात को गड़बड़ होगी। और अगर फिर भी ये क्रेविंग्स होती है तो क्या ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए? आइडियली तो कुछ नहीं खाना चाहिए, बट योर बॉडी इज आस्किंग फॉर प्रोटीन, सो हो सके तो मेक श्योर कि आपके डिनर में अच्छे से प्रोटीन का इंटेक हो। कि आप दाल, कठोल, स्प्राउट्स, छोले, राजमा, या पनीर का इंटेक, या टोफू, या सोया चंक्स, ऐसा कुछ रखो जिससे वो सेटिस्फेक्शन आ जाए। और अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये सब खाया बट कुछ तो खाना है, तो एक खजूर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, सुपर। और शायद इसी वजह से हम देख रहे हैं सूरत के काफ़ी सारे, गुजरात के काफ़ी सारे घरों में शाम को स्प्राउट ही बनते हैं, कठोर ही ज़्यादा बनाया जाता है, उसके साथ जवार की रोटी बनाई जाती है, ताकि आपको प्रोटीन का जो पूरा इंटेक चाहिए वो मिल जाए। दूसरा, जो आजकल भारत की तकरीबन 12% जो पॉपुलेशन है वो डायबिटीज से सफ़र कर रही है। ऐसे 5 फ्रूट जो डायबिटिक को खाने चाहिए, 5 फ्रूट जो डायबिटिक को अवॉइड करने चाहिए। सच बोलूं तो मैं मेरे डायबिटिक पेशेंट जो है, जो क्लाइंट्स हैं मेरे, मैं उनको सारी चीज़ें अलाउ करती हूँ। सो आई डोंट हैव लिस्ट। फिर मैं उनको बनाना भी खाने को बोलती हूँ, मैंगो भी खाने को बोलती हूँ, कस्टर्ड एप्पल भी खाने को बोलती हूँ, और चीकू भी खिलाती हूँ। ओके, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, दिस इज ऑल अबाउट आप कब खा रहे हो, कितना खा रहे हो। ओके, दैट मेक्स सेंस। ओके, हम घर के खाने की बात कर रहे हैं। घर में अब ऐसी मिथ चलती है, सोशल मीडिया की वजह से ले लीजिए या फिर और कोई चीज़ों की वजह से, कि अगर आप घर में दाल बना रहे हो, दाल आपने कुकर में बनाया या फिर दाल आपने खुले पैन में बनाया, तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है या बढ़ता है, या यूरिक एसिड बढ़ जाता है। क्या मिथ्स है? इट्स टोटली रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होता है। टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए बनी है। सो कुकर जो इन्वेंट किया है उससे हमें क्विकली हम खाना बना सकते हैं, तो कोई न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता है। इनफैक्ट अगर कोई चीज़ को बहुत देर तक हम बॉयल करते रहेंगे तो न्यूट्रिशन कम हो सकता है। ओके, अदरवाइज नॉट। सो ये पूरी की पूरी मिथ है, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में। सो अगला जो मेरा सवाल है ना, उससे शायद मेरे व्यूअर्स लिस्ट में जितनी भी मॉम्स है ना, वो आपको या तो बहुत पसंद करेगी या तो आपको बहुत हेट करेगी, और शायद आप एज ए मॉम भी इसका सही आंसर दे पाएगी। घर में हमारी
सबकी माओ को एक आदत रहती है, आज रात का जो खाना बचा है जी उसको कल यूज करना है। जी पहला सवाल, इससे दो सवाल है। पहला सवाल कि क्या वो कल यूज करना इज अ हेल्दी ऑप्शन। दूसरा, बहुत सारे घरों में 3-3, 4-4 दिन तक रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ खाना भी यूज होता है, कितना हेल्दी। सो अगेन हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। फ्रीज जो हमारे इन्वेंट हुआ है वो हमारे सुविधा के लिए इन्वेंट Correct. हुआ है। सो फ्रीज में जब हम कुछ भी रखते हैं तो वो जो टेम्परेचर होता है उसको वो लॉक कर देता है। बट जब हम उसको बाहर निकालते हैं और अगर हमने उसको इमीडिएट रीहीट किया तो उसके अंदर जो वाइटामिन है, स्पेशली वाइटामिन सी, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके। तो अगर कोई वर्किंग वूमन है जिसके पास टाइम नहीं है और उसको प्री प्लान करना पड़ता है सारी चीज़ें, तो अगर वो फ्रीज में से निकाल के रीहीट करके अगर अपने लिए और अपने फैमिली के लिए दे रही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। Okay. द ओनली थिंग शी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि विटामिन सी उसमें से निकल गया है, Correct. डिस्ट्रॉय हो गया है। Correct. तो उसको उसके साथ में सैलेड्स ऐड करने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स और लेमन स्क्वीज करना है। Okay. तो वो जो डिस्ट्रॉय हो गया है वो वापस आ जाएगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे जो क्लाइंट्स है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द अब्रॉड क्लाइंट्स जो मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। स्पेशली जो बच्चे होते हैं और जो वर्किंग वुमेन्स होती है, दे कांट मेक सुबह दोपहर शाम को अलग अलग खाना। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड इवन इन इंडिया ऑल्सो नाउ इट्स अ प्रॉब्लम। इफ एवरीबडी इज वर्किंग इन द फैमिली तो वो कैसे मैनेज करेगी। और हमारे यहाँ तो ये भी है ना कि खाना वेस्ट नहीं करना है। जी जी बिकॉज वो Exactly. बहुत सारे लोग ऐसे जिनको खाना मिल नहीं रहा है। एकदम सही बात है। तो हमारे यहाँ बहुत बार होता है कि जो रात को एक प्लेन राइस बचा हुआ है, जी। दूसरे दिन सुबह में उसको जी। झोंक लगा दो जी जी और जी उसको जी। अच्छा बना। सही आपके बात घर में भी है। होता है? जी जी, मैं कुछ फेंकती नहीं हूँ। ओके। आई मेक श्योर के एकदम लिमिट से बने, सबके लिए सही हो जाए। अगर बचता भी है तो अगर मेरी सर्वेंट उसको ले जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं फ्रीज में ही रखती हूँ एंड आई यूज द फूड विच इज केप्ट इन द फ्रीज नेक्स्ट डे। इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो इट इज हेल्दी, बट आपको is- समझना पड़ेगा कि इसमें से क्या कैसे use मिसिंग है, करना है। कैसे यूज करना हाँ। है। सो नाउ विल प्ले नॉट गेम, आई विल गिव यू 10 डिफरेंट ऑयल ऑप्शन। यू हैव टू रेट वो ऑयल को, कौन सा सबसे हेल्दीएस्ट है, कौन सा सबसे वर्स्ट है। जी ठीक जी, है। सनफ्लावर ऑयल, मतलब गुड। 1 2 3 नंबर दे दीजिए। आई कैन से 3 ओके। कॉटन सीड ऑयल, 4, पाम ऑयल, सबसे लास्ट 10। 10 सोयाबीन ऑयल, आई कैन से 6 7 जैसा नंबर। मस्टर्ड, 2, ओके। ग्राउंड नट, 3 या 4, जो भी नंबर मिस हो गया है। ऑलिव, When you are making Italian, so I can say for Indian people, 8-9 position पे, कोकोनट, it's good. You can use it. I can say number maybe 7, तिल का तेल, maybe 3-4. So ये जो आप सीक्वेंस करें, it's very good game. But just I wanted to say one thing. हमारे इंडियन कुकिंग में जो ऑयल सालों से यूज होते आए हैं, करेक्ट, तिल की बात कर लूँ मैं, तिल का तेल, सरसों का तेल, अपना सिंग का तेल, ठीक है, कोकोनट ऑयल, दिस आर वेरी गुड ऑयल। द ओनली लॉजिक वी नीड टू इम्प्लीमेंट इज कि जो रेसिपी में जो ऑयल अच्छा लग रहा है ना, उसी को यूज करो। हाँ, बिकॉज बहुत सारे गुजराती घरों में पूरे साल का ऑयल एक ही प्रकार का स्टॉक कर लिया जाता है। हाँ, बट हमारे वहाँ जैसे कि समझ लीजिए कि कोई स्टीम आइटम बनी है, जैसे Correct. कि ढोकला है या पात्रा है, तो हम लोग उसके ऊपर कच्चा ऑयल डालते हैं। तो Sprouts अगर में भी तिल, जाता है हाँ, बहुत अगर बार। तिल का तेल हम कच्चा यूज करेंगे तो उसका न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। ओके। अगर हम बात करें ऑलिव ऑयल की, तो वो जब हम इटालियन कुकिंग कर रहे हैं तब उसको यूज करो। अपने इंडियन कुकिंग में यूज करने का कोई सेंस सो हर जगह हर चीज का अलग वैल्यू है। यस। अगर हम सरसों की तेल की बात करें तो वो हम पिकल्स में यूज करते हैं, जिससे वो बिल्कुल। खराब नहीं है, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल है। ओके। ठीक है। जैसे मेरे घर में भी है कि हम अगर खमन खा रहे हैं या फिर हम जी। लोग कठोर कुछ खा रहे हैं, तो जी। उसमें हमने अलग से एक मूंगफली तेल का डिब्बा जी, रखा हुआ, जी। वही यूज होगा। बाकी आम खाना बनाने में सनफ्लावर का ऑयल यूज होता है। सो वो सही है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर जगह भी एक ही प्रकार का ऑयल यूज करो। नहीं, वेराइटी इज इम्पॉर्टेंट। सो डाइवर्सिटी होनी चाहिए सब चीज़ में, और तभी आपको सारी चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। बट जो रेसिपी में जो ऑयल बेस्ट लगता है वही यूज़ करना है। हम अगर अचार बना रहे हैं तो उसमें ऑलिव ऑयल नहीं डालना है। ऑब्वियसली वो नहीं जाएगा। सो जो मेरा दूसरा मैं आपको 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ जो वेस्टर्न है। अगर उसके मुझे इंडियन अल्टरनेटिव चाहिए तो क्या मिल सकते हैं? कॉर्नफ्लेक्स का क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? खाखरा। ओके। ओट्स का? ओट्स का जवार, बाजरा। नाचोस? नाचोस का शक्कर पारा। ओके। म्यूसली?
म्यूसली का यू कैन मेक हेल्दी चिवड़ा, जो हमारे घर में पहले से बनता है। बहुत सारी डिप्स आते हैं, उसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? सो डिप्स में आई सजेस्ट कि हमारी जो चटनी होती है ना, इंडियन चटनी, दे आर द बेस्ट डिप्स। कोरिएंडर चटनी, हाँ, धनिया की चटनी या सिंग की चटनी। हमारे जैन में सिंग की चटनी भी बनती है, लाल मिर्च वाली। हाँ जी। मेरे बहुत सारे दोस्त जैन हैं, तो मैंने बहुत जैन खाना खाया हुआ है। सो मैम, जैसे हम जो जगह पे बैठे हैं ना, ये जगह की सबसे खास बात ये है, ये करी वर्ष की, कि ये लोग पूरे भारत की अलग अलग शहरों की, अलग अलग राज्यों की करीज आपको सूरत में ही सर्व करते हैं। और आप थोड़ा डाइट कॉन्शियस भी हो, तो लोगों की डाइट को ध्यान में रखते हुए आपकी डाइट अच्छी रहे, इसलिए हमने आपके लिए कुछ ऐसा ही मेनू सेट किया है। यहाँ पे हमने आपके लिए मंगवाया है, एक तो ये पाइनएप्पल चिली कोरिएंडर पापड़, उसके साथ है हमारे पास क्रिस्पी वाटर चेस्टनट, साथ में मुगलाई पालक पसंदा, और ये इनका बड़ा ही पॉपुलर जयपुरी पराठा है, और ये तड़के वाली छाछ जो आपको मेरे हिसाब से बड़ी पसंद आएगी। सो आप खाना कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन खाने के साथ साथ मेरे तीखे मीठे स्पाइसी सवाल आते रहेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे हिसाब से मेरे ढेर सारे व्यूअर्स के लिए भी होगा, दो तरह के लोग होते हैं, जिनका डाइट बहुत हैवी है लेकिन उनकी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। दूसरे मेरे जैसे जिनकी डाइट कम है लेकिन बॉडी पे इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। तो क्यों ऐसा होता है? सो ये जो चीज़ है कि भाई मैं खाना ज़्यादा खा रही हूँ फिर भी मेरा वज़न कम है, करेक्ट, या मेंटेन्ड है, और मेरे सामने वाला बंदा अगर वो भले एक रोटी भी खा ले तो उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। तो वो होता है मेटाबॉलिज्म का खेल। ओके। सो हमारा बॉडी कैलोरी कितना एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट कर पाता है, उसके बेसिस पे हमारा मेटाबॉलिज्म सेट होता है। साथ साथ में हमारे पूरे दिन की जो एक्टिविटी जो होती है, हम कितनी एनर्जी एक्सपेंड करते हैं, उसके ऊपर भी, हाँ, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो अगर हम पहले से अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अप रखे, जिसमें हम एक्टिविटी अच्छे से रखे, एटलीस्ट वर्कआउट 1 आवर का हो हमारा, साथ साथ में खाना भी ऐसा हो जो खाना खा के हम ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सके। ओके। सो हमारे फूड में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो खा के उसको पचाने के लिए हमारे बॉडी को कैलोरी बर्न करनी पड़ती है। ओके। ऐसे कोई एक दो एग्जांपल ज़्यादा समझने के लिए कि ये खाना जल्दी हजम होता है या ये खाना हजम होने में ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ और एग्जांपल दे पाएंगे? सो हजम होता है, डाइजेशन की बात करें तो जो चीज़ें हैवी होती है, जिसको कुकिंग टाइम ज़्यादा लग जाता है, वो चीज़ें हमें पचने में भी टाइम लगाएगा, सिंपल सी बात है। सो हमारे वहाँ है ना, कोई चीज़ की ट्रेंड चलती है ना, सब लोग इस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, राइस की बीच में बात हुई थी कि भाई ब्राउन राइस ज़्यादा बेहतर है, रेगुलर राइस अच्छा नहीं है, ब्राउन राइस खाना चाहिए। अब सोचो कि ब्राउन राइस को अगर हम 8-10 घंटा भिगो के भी कुकर में सीटी बजाएंगे ना, तो कितनी सीटी बजाओगे फिर भी वो पकेगा नहीं। तो आप समझो कि पेट में क्या हालत होगी। बिल्कुल। सो जो चीज़ जल्दी कुक हो जाती है वो जल्दी पच जाती है, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन इसी बात से कनेक्टेड मेरा एक सवाल है, 2 मिनट में पकने वाली नूडल्स, हाँ जी, हमारे पेट में हजम होने में ज़्यादा वक्त क्यों लेती है? 2 मिनट में वो पकने वाले नूडल्स पहले से पके हुए होते हैं, वो डीप फ्राइड किए हुए होते हैं, इसीलिए वो 2 मिनट में बन जाते हैं। ओके। तो जब कोई भी चीज़ फ्राइड है तो डेफिनेटली उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा समय लगेगा पचने में। 5 हेल्दी स्ट्रीट फूड आप क्या सजेस्ट करोगे? सो देखिए, मैं सूरत से हूँ, तो मैं सूरत की बातें ज़्यादा करूँगी। सो मुझे यहाँ पे जो इन्वेंट हुई है लोचो, दैट इज़ द बेस्ट। अगर लोचो को सही अमाउंट में और मिनिमम अमाउंट में अगर ऑयल डाला गया है तो सबसे हेल्दी है। सो हम यहाँ पे चीज, बटर, मैक्सिकन, इटालियन लोचो की बात नहीं कर रहे। क्यों उसको ट्विस्ट करना है? सूरत का सूरती चीज रहने दो, उसको क्यों मैक्सिकन बनाना है, क्यों इटालियन बनाना है? करेक्ट। सो उसमें थोड़ा सा तेल, अगर सिंक का आधी चम्मच तेल डाल के अगर वो लोचो खाया तो सबसे हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट है वो। हमारे गट के लिए भी अच्छा है क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक है, वो दाल से बना है तो उसमें हमें प्रोटीन भी मिल जाएगा और वो पच भी जल्दी जाएगा। सो सबसे बेस्ट है। दूसरी बात करें तो हमारे ढोकले, ओके, खमण, ओके, पात्रा, हाँ, पात्रा जिनको नहीं पता, हिंदी लैंग्वेज में जो अरबी के पत्ते जिसको बोला जाता है, गुजरात और सूरत में अरबी के पत्तों में अलग अलग प्रकार के 2 बैटर को यूज करके उसको बनाया जाता है। जो बाहर आपको आमतौर पे मिलता है वो बेसन का बैटर होता है, लेकिन सूरत के कुछ घरों में उसमें दाल का, उसमें दूसरा होता है चौले की दाल का, जिसके बारे में मैडम ज़्यादा बताएंगे।
सो वो जो पात्रा होता है वो आपको कहीं पे भी रेस्टोरेंट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सूरत में भी बिल्कुल। वो सिर्फ घरों में ही बनता है और वो स्पेशली मानसून के सीजन में ही अवेलेबल होता है। और उसके ऊपर फिर नींबू डाल के, हाँ, नींबू डाल के वो स्पाइसी होता है, उसमें कुछ भी स्वीट टेस्ट नहीं होता है, बट जो बिल्कुल। हमारा रेगुलर पात्रा होता है उसमें हम गुड़ डालते हैं। बिल्कुल। सो ये जो पात्रा है वो बहुत ही लो इन कैलोरी है एंड स्टीम्ड है और उसमें हम नींबू डाल के खाते हैं जिससे उसका आयन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो पाए। सबसे बड़ा सवाल, मीठा खाना हेल्दी है या अनहेल्दी है? देखिए, मीठा खाना इज समथिंग विच इज़ लाइक हम फूड को इंडल्ज करते हैं, जब हम कुछ इमोशन को शेयर करते हैं तब हम मीठा खाते हैं। जैसे कि कुछ ओकेजन हो गया कि भाई आज बर्थडे थी तो हमने आज केक खाया, या फिर हमारे घर में कुछ पूजा वगैरह है तो हमने लापसी बनाई या शीरो बनाया या कंसर बनाया, तो वो ओकेजन के लिए बना हुआ होती है चीज़, मीठा तभी खाना चाहिए। बट हमारे वहाँ भी क्या हो गया है कल्चर कि भले कुछ नहीं है, ऐसे ही आज मीठा खाने को मन हो गया तो मीठा खा लिया, पेस्ट्री खा ली। हाँ, तो जब एक्स्ट्रा शुगर जाएगी पेट में, जब उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है आपके इमोशन से, तो वो हमें पचने में मुश्किल करेगा। ओके। सो फूड इज कनेक्टेड विथ इमोशंस ऑल्सो। सो हम भारतीय लोग भारतीय स्वीट से बड़े कनेक्टेड हैं जी लेकिन उसमें भी मेरे हिसाब से हेल्दी स्वीट्स और अनहेल्दी स्वीट्स होती होगी। जी जी जी। हेल्दी और अनहेल्दी दोनों बता दीजिए। सबसे हेल्दी की बात करूं तो सबसे बेस्ट है रसगुल्ला। ओके। सो रसगुल्ला को अगर हमने थोड़ा सा स्क्वीज कर लिया तो उसका थोड़ा शक्कर वाला पानी निकल गया। और वो जो हमने खाया वो है क्या, छीना है, पनीर है। तो सबसे हेल्दीएस्ट हो गया। और सबसे वर्स्ट की बात करूं मैं तो आइडियली सबसे वर्स्ट अपने इंडियन डेजर्ट में तो इतना नहीं है, बट वेस्टर्न डेजर्ट्स आर मोर वर्स्ट बिकॉज दे आर मेड विथ मैदा, दे आर मेड विथ बटर, ओके, और उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्स, ये सब बहुत पड़ता है। बट अगर इंडियन स्वीट्स की बात करें तो उसमें सबसे खराब मुझे लगता है जलेबी। ओके। क्योंकि वो तली हुई है, बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ दिया आपने, इंक्लूडिंग मी। तली हुई है और वो शुगर के सिरप में डिप्ड है, तो उसमें हमें एम्प्टी कैलोरीज ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू द रसगुल्ला। जब हम आज के दौर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हेल्दी बन रहे हैं जी। अब ऑब्वियसली हेल्दी बनने के लिए खाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी। लेकिन खाने के अलावा कौन से ऐसे क्रूशियल फैक्टर है जो आपको हेल्दी बनने के लिए गौर करनी चाहिए? देखिए, खाना सबसे प्रायोरिटी में तो आता ही है कि आप जैसे खाओगे वैसे आपकी हेल्थ रहेगी, ठीक है। बट उसके अलावा अगर आपकी स्लीप सही नहीं है, भले आपने 8 to 9 आवर्स सो लिया बट क्वालिटी स्लीप नहीं है, तो भी वो आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगी। दूसरा होता है स्ट्रेस फैक्टर। हमारे इंडिया में क्यों डायबिटिक कैपिटल है, क्योंकि हमारे वहाँ स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है और हमारा पूरा जो वर्किंग पैटर्न है वो सेडेंट्री है, बैठ के हम काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई डायबिटीज ऑल्सो ग्रोइंग वेरी फास्ट। तीसरी बात आती है कि हमारा वर्कआउट, हम इतने बिजी हैं हमारे काम में, हमारे स्केड्यूल में, कि हम अपने लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं जिससे हम कुछ वर्कआउट कर पाएँ। सो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फूड आप सही रख रहे हो मगर ये 3 चीज़ को आप भूल रहे हो तो आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी। आपने वर्कआउट की बात की जी। वर्कआउट में आजकल जिम में सप्लीमेंट के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जी। सेफ और नॉट सेफ? सप्लीमेंट्स आर सेफ बट उसका सोर्स क्या है दैट मैटर्स। ओके। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो सप्लीमेंट्स आर समथिंग विच विल फिल द गैप। ओके। सो ऐसा नहीं है कि वो मैंडेटरी है और वो लोगे तो आप हेल्दी हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। सो अगर एक सप्लीमेंट मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ जिससे मेरी बॉडी में इम्पैक्ट हो रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको भी वो सेम सप्लीमेंट नहीं, हाँ, नॉट नेसेसरी। सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट और ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती है, किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। और सबसे ऊपर की बात है कि उसका सोर्स क्या है। सो सप्लीमेंट्स मार्केट में भर के पड़े हुए हैं। सो फॉर अ लेमन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये राइट है कि नहीं राइट है, ये मेरे लिए फ़ायदा करेगा कि नुकसान करेगा। सो हमेशा सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हो तो आप किसी के रिकमेंडेशन से लो। ओके। रैंडमली अगर लोगे तो आपको नुकसान करेगा। सो किसी डाइटिशियन के अंडर में या फिर किसी डॉक्टर के अंडर में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ योर बॉडी एंड देन गो फॉर सप्लीमेंट। यस। आप एक डाइटिशियन के साथ साथ एक माँ हो। आजकल हम टेलीविजन में बहुत सारे एड्स देखते हैं चॉकलेट ड्रिंक के, देन सीरियल्स के, ओट्स के, कॉर्नफ्लेक्स के। कितने सेफ है ये? बिल्कुल सेफ नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है वो सब चीज़ की। पर मार्केटिंग ये कहता है कि ये चॉकलेट ड्रिंक पीने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी। घुमाओ पैकेट को, लेबल पढ़ो, फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स विल टेल यू कि ये हेल्दी है कि नहीं है।
ओके। सो अगर पहले इंग्रेडिएंट में ही लिखा हुआ है शुगर या कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर, मतलब हो गया ख़त्म बात। वहीं आपका अनहेल्दीनेस पता चल गया। सो ये तो मार्केटिंग की गिमिक होती है, उनको तो वो प्रोडक्ट बेचना है, वो तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी लिखेंगे। आपको स्मार्ट बनना होगा, आपको समझना होगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए फ़ायदा करेगी कि नुकसान करेगी। चाय और कॉफ़ी सालों से लोगों का एक बड़ा डिस्कशन पॉइंट रहा है जी। जैसे हम ये बात छेड़ेंगे तो चाय वाले एक अलग बड़ी कम्युनिटी खड़ी हो जाती है, कॉफ़ी की जी। एक अलग। जी। क्या दोनों हेल्दी है, क्या दोनों अनहेल्दी है? दोनों हेल्दी है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अबाउट मॉडरेशन। आप कितनी चाय पीते हो Okay. और चाय के साथ में क्या खाते हो, दैट मैटर्स। हमारे वहाँ क्या होता है, चाय अगर पीनी है तो मुझे तो चाय फीकी पसंद ही नहीं है, मुझे तो 2 बिस्किट चाहिए या 2 रस्क चाहिए या कुछ तला हुआ नाश्ता चाहिए। खारी। हाँ, कुछ खारी चाहिए। हाँ। हमारे वहाँ बटर बिस्किट और खारे बिस्किट बिल्कुल। फेमस है, तो वो तो मुझे चाहिए, तभी मेरे गले से चाय उतरेगी। अगर ये कंसेप्ट माइंड में रखोगे तो चाय हेल्दी का अनहेल्दी हो जाएगा। सो ये मेरा मतलब मेरी पर्सनल ऐसा है कि भाई चाय मैं पीता हूँ तो मेरे को खारी साथ में चाहिए ही चाहिए। बट मैं जब कॉफ़ी पीता हूँ तो कॉफ़ी का बहुत सारे लोग नींद भगाने के लिए भी इस्तेमाल करते जी हैं। जी। बट चाय और कॉफ़ी में ये बहस सालों से चलती आ रही है कि यार कॉफ़ी अनहेल्दी है, चाय अनहेल्दी है। तो क्या इस पे हम और थोड़ी बात कर सकते हैं, क्यों जी, ये जी। अनहेल्दी है, सब प्रेडिक्ट किया जा रहा है? दोनों हेल्दी है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बताया कि क्वांटिटी मैटर्स। आप पूरे दिन की कितनी चाय कॉफ़ी पीते हो उसका एक मेन What is पॉइंट है। ideal? सो आइडियली 1 to 2 कप मैक्स, उससे ज़्यादा Okay. नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दोनों में कैफीन कंटेंट होता है। चाय में Okay. टेनिन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है। करेक्ट। और जब हम ये कैफीन और टेनिन का इंटेक करते हैं तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। बिल्कुल। सो मेक श्योर कि जब भी आप 1 कप कॉफ़ी या चाय पी रहे हो तो उससे पहले 1 गिलास पानी, वो ख़त्म करने के बाद वापस 1 गिलास पानी, तो Okay. कहीं जाके उसका एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन सही से बैलेंस हो पाएगा। जाएगा। हाँ। आजकल हम लोग देख रहे हैं, हम जब भी ट्रैवल करते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई के लिए अकेले रह रहे हैं, दे जी। आर यूजिंग रेडी टू ईट फूड पैकेट्स। जी जी जी। कितने हेल्दी है? सो रेडी टू ईट फूड पैकेट्स में अगेन यही बात हो गई, अगर पैकेट वाली कोई भी चीज़ खा रहे हो तो उसका लेबल पढ़ो, समझो कि ये कहाँ तक सही है। अगर उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स क्लीन है, नेचुरल है, तो वो खाने में कोई हर्ज नहीं है। अभी मार्केट में भी ये चीज़ बढ़ रही है कि दे आर ट्राइंग टू मेक समथिंग विच इज़ हेल्दियर, जिसमें Okay. आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, स्वीटनर्स नहीं है, कलर्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है, तो वो सारे पैकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर वेफर खानी ही है तो खाओ, वेफर खाने में कोई हर्ज नहीं है। बट जो घर में हम बना के जो खाते हैं ना वेफर, जो सालों से वो दादी नानी खुद ही घर में खुद बनाई में हुई है। वो बनाती थी, उसको सुखाती थी टेरेस पे, Correct. और फिर हम उसको स्टोर करते थे सालों के लिए और फिर उसको तल के खाते थे। तो उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई एडिटिव्स नहीं है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी है। सो मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को कि आपको जो खाना है तला हुआ आप खा सकते हो, बट मॉडरेशन इज़ द की। पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान रखो और हो सके उतना होममेड हो। ड्राई फ्रूट्स के लिए सालों से हमारे बड़े भी कहते आ रहे हैं कि बादाम खाओ तो अकल बढ़ेगी, बादाम खाओ तो अकल बढ़ेगी। लेकिन आजकल पिछले 3-4 सालों में हम ये दौर देख रहे हैं कि ड्राई फ्रूट सुबह नहीं खाने चाहिए, शाम को नहीं खाने चाहिए, रात को यही खाना चाहिए। पहले ड्राई फ्रूट कौन से खाने चाहिए, कब खाने चाहिए? ड्राई फ्रूट सारे खाने चाहिए, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने खाने चाहिए वो बात डिबेट की है। Okay. सो हम लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट हेल्दी है वो समझ के हम बाउल भर के ले लेते हैं, तो वो बहुत ही गलत है। ड्राई फ्रूट की जो लिमिट होती है वो 5 से 6 पीस की होती है। हम लोग 5 भर से 6 भर कटोरी। के, हाँ, हम लोग भर भर के खाते हैं और भर भर के डालते भी है सब जगह पे। बिल्कुल। तो वो लिमिट बांधना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ड्राई फ्रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी है। सो ड्राई फ्रूट में 2 चीज़ होती है, एक होते हैं नट्स, Correct. मतलब काजू, बादाम, Yes. अखरोट, पिस्ता, ठीक है, वो नट्स है। और दूसरे होते हैं ड्राई फ्रूट्स, बिल्कुल। मतलब अंजीर, खजूर, जिनको बकायदा ड्राई करके यूज Yes. किया जा रहा है। तो वो एक फ्रूट में से बनाया हुआ चीज़ है, तो उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा। करेक्ट। तो खराब नहीं है, बट उसको लिमिट में खाओ। ओके। एक और बीच में दौर चला था, अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, क्रैश डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी, पहले दोनों सेम है या अलग है? दोनों अलग है। कैसे? दोनों अलग है। क्रैश डाइटिंग मतलब आपने कुछ माइंड में रखा ही नहीं और आप रैंडमली फूड ले रहे हो, जिसमें आप सिर्फ कैलोरी का फोकस रख रहे हो कि मुझे कम खाना है, मुझे कम खाना है, मुझे कैलोरी कम लेनी है।
तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स कवर अप नहीं होंगे। Okay. बहुत सारे ऐसे क्रैश डाइटिंग होते हैं जिसके नाम भी होते हैं, जैसे कि कीटो डाइट, एनजीएम डाइट एंड ऑल दैट। उसमें क्या करते हैं वो लोग, मेन एक फूड ग्रुप को एलिमिनेट कर देते हैं। Okay. कि आपको कार्ब्स नहीं खाने, मतलब रोटी नहीं Yes. खानी है, राइस नहीं खाने, फ्रूट्स नहीं खाने, तो वो आगे जाके आपके बॉडी को नुकसान करेगा ही करेगा। Okay. शायद आपका रिजल्ट बहुत अमेजिंग आ जाए, आपका वेट लॉस धड़ाधड़ हो, बट वो जितना धड़ाधड़ जाएगा उतना ही धड़ाधड़ वापस आएगा। एंड दैट डाइट इज यूज्ड फॉर थेरेपेटिक रीजंस। Okay. सो जिसको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है उसको क्योर करने के लिए वो डाइट यूज होता है। ओके। सो वो हमारे वहाँ क्या होता है, उसका ट्रेंड बन गया है वेट लॉस के लिए। वजन कम हो रहा है ना? हाँ कर जी, लो। बस एट द एंड क्या हो रहा है भाई, रिजल्ट आ रहा है ना, बस सही है। What is बट क्या, intermittent? हाँ सो बट क्या वो कीटो डाइट हम एंड तक कर पाएंगे? क्या वो Okay. सस्टेनेबल है? क्या वो प्रैक्टिकल है? नहीं है। हम कितने दिन तक रोटी नहीं खाएंगे, कितने दिन तक राइस नहीं खाएंगे? दैट इज़ इम्पॉसिबल। दूसरी बात हम करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की। इंटरमीडिएट फास्टिंग कुछ नहीं है, जैनिज्म में हम लोग जो बेयासनु करते हैं, मतलब 2 टाइम खाना, दैट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग इज समथिंग जिसमें विंडो फॉलो करते हैं। Correct. कि भाई इतने बजे मैंने खाना चालू किया और इतने बजे मैंने कब बंद कर दिया। करेक्ट। तो उससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। अभी फ़ायदा ऐसा है कि जो डिसिप्लिन में और डिटर्मिनेशन में और होलसम मील अगर खा रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, पूरा कंप्लीट मील खा रहा है, तो उसको फ़ायदा होगा। ओके। मगर कोई बंदा ऐसा कर रहा है कि मैंने सिर्फ फ्रूट्स ही खाए, कि मैंने सिर्फ प्रोटीन ही खाया, मैंने कार्ब्स हटा दिए, तो वो नुकसान करेगा। दूसरा एक इंटरमीडिएट फास्टिंग का ये भी है कि 12 घंटे तक भूखा रहना है, सो 16 घंटे तक भूखा रहना है। हाँ जी, अब उसमें पानी भी नहीं पीना है, या क्या पी सकते हैं, क्या खा सकते हैं? पानी तो ऑफ कोर्स पी सकते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में, और उसमें दूसरे लिक्विड भी ले सकते हैं। ओके। तो जैसे कोकोनट वाटर है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, पतली सी छाछ है, ये सब अलाउड होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग में। बट मैं ऐसा बोलती हूँ, उसको नाम मत दो। जैसे कि अगर मुझे वेट लॉस करना है और अगर मैं फास्टिंग की कोई पैटर्न से कंफर्टेबल हूँ, तो भले ना मैं 10 घंटे का फास्ट रखूँ, 12 घंटे का रखूँ, 14 घंटे का रखूँ कि 16 घंटे का रखूँ। Okay. अगर वो मुझे 10 घंटे फास्टिंग रखने से भी अगर मेरा बॉडी बेनिफिट दे रहा है, तो वो अगर मुझे सूट कर रहा है, तो वो मैं कंटिन्यू करूँगी। मुझे उसको क्यों नाम देना है, क्यों लेबल देना है? लोगों को दिखाने के लिए लेबल देना पड़ता है। सो फास्टिंग हमारे वहाँ पहले से ही प्रथा है ना। हम हर एक रिलीजन में फास्टिंग होता है, और स्पेशली ये मानसून सीजन में होता है। जैसे कि आप ये देख लो कि ये जो चतुर्मास है, श्रावण मास होता है, उसमें हम लोग फास्टिंग ही करते हैं। क्यों यही सीज़न में होता है? क्योंकि ये सीज़न में हमारा जो गट हेल्थ होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, हम इतना पचा नहीं सकते, इसीलिए पहले से ये प्रथा हमारे वहाँ चलती गई है। And then winter have a heavy diet. Yeah, so it has a scientific reason. ओके। सो आज एक और दौर चला है जहाँ पे बहुत सारे वेज खाने वाले जो लोग हैं, जिनमें B12 और प्रोटीन का आपको डेफिशिएंसी मिलता है। जी जी। ऐसे कोई फूड चीज़ें जो आप सजेस्ट करोगे जिनसे ये डेफिशिएंसी, बिकॉज डॉक्टर के पास सीधा ऑप्शन होता है इंजेक्शन ले लो या गोली खा लो। जी जी जी। देखिए, B12, विटामिन डी और ओमेगा 3, ये 3 ऐसी चीज़ है ना कि हमारे वहाँ 90% ऑफ पीपल आर डेफिशिएंट। B12 मिलता किस में से है? नॉनवेज फूड में से, और मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स में से। करेक्ट। सो अगर मैं वो चीज़ नहीं ले पा रहा हूँ, और अगर मेरे बॉडी को वो चीज़ लेने से भी इनफ नहीं है, जैसे कि मेरे क्लाइंट्स होते हैं ऐसे भी कि जब वो बिगनिंग में आते हैं वो नॉन वेजिटेरियन ईटर्स होते हैं, मगर अगर उनका B12 चेक करवाए तो उनका B12 लेवल लो होता है। Okay. क्यों? क्योंकि B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। Okay. क्यों? क्योंकि हम बहुत ही क्लीनलीनेस में अभी रह रहे हैं, हम वो बैक्टीरिया को पेट में जाने ही नहीं दे रहे जिससे B12 एब्जॉर्ब हो। सेम लॉजिक विथ विटामिन डी। विटामिन डी क्यों डेफिशिएंट हो रहा है? क्योंकि हम एक ही जगह पे बंद कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं, हमें सनलाइट ही नहीं मिल रही है। उसका दूसरे सोर्स होते हैं नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस और मशरूम। तो कितना खाओगे अब खा के? वो लिमिटेड सोर्स हो जाता है। सो सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं वो केस में। आगे हम अगर बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पानी। जी। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि मैं दिन में सिर्फ 2 ग्लास पानी पी पाता हूँ, या फिर मैं मेरी बात करूँ तो मैं दिन में मेरे हिसाब से 4 बोतल 5 बोतल पानी पी लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता व्हाट इज़ द राइट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर मी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इजी चीज़ ये है, ट्रिक, कि आपका यूरिन का कलर कैसा है। ओके। अगर यूरिन का कलर आपका डार्क है, इट मीन्स कि आप कम पानी पी रहे हो। ओके। अगर यूरिन का कलर एकदम वाटरी है, पानी जैसा है, और आपको बार बार जाना पड़ रहा है, तो आप एक्सेस पी रहे हो।
ओके। सो इट हैज़ टू बी वेरी लाइट येलो। ओह तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर Super. मैं नंबर्स में बताऊं तो अगर मेल है तो उसको चाहिए 3.7 लीटर्स पर डे एवरेज। ओके। बट इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, पर्सपिरेशन, ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो उसको चाहिए 2.7 लीटर्स मिनिमम। ओके। सो मतलब ये पानी का इंसाइट तो मेरे लिए भी बड़ा, अब मुझे लग रहा है मैं शायद ज़्यादा पी रहा हूँ तो मुझे अब कल से कम करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि मैं दिन में 4 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, 5 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। एक ह्यूमन बॉडी के लिए कितना एक्सरसाइज ज़रूरी है, कितना होना चाहिए एक दिन में? सो एक्सरसाइज की बात करें तो हमें पूरे हफ्ते में अगर हम 5 दिन कर लें 30-40 मिनट्स अराउंड इनफ है। सो एवरीडे Extreme- 40 मिनट। एक्सट्रीम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका मोटिव ये है कि मुझे फिट और हेल्दी रहना है तो आप 30-40 मिनट्स की एक्सरसाइज करो रोज़। ओके। बट मेक श्योर कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज हो कि सिर्फ मैंने ट्रेडमिल पे 30-40 मिनट चल रहा तो मेरा हो गया, ऐसा नहीं। ओके। सो कार्डियो इज़ इम्पॉर्टेंट, साथ साथ में वेट ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और वेट ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि मेल्स को ही करना है, फीमेल्स को भी वेट ट्रेनिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ होती है फ्लेक्सिबिलिटी, तो उसके लिए थोड़ा सा योगा कर लो। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज रखोगे तो आप फिट और हेल्दी रहोगे फॉर द लाइफ टाइम। अब आज के दौर में ये हो गया कि हम पहले, अगर हम हमारे बचपन की बात करें तो शायद महीने में एक बार हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते जी। थे। आजकल हम शायद हफ्ते में एक बार जाने लगे। तो अब रेस्टोरेंट में खाना खाना अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, जी। लेकिन उसको कैसे मैनेज करें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ? विशाल जी, आप बहुत कम बोल रहे हो कि एक ही बार हफ्ते में खाना। मुझे नहीं लग रहा है कि एक ही बार खाते होंगे। बहुत सारे क्योंकि लोग ये रोज खाते हैं। जब से ये स्विगी जोमेटो आ गया है, एवरीडे कुछ ना कुछ घर Yes. पे मंगवाते हैं लोग। बाहर क्योंकि नहीं वो जा रहे, लेकिन easy बाहर हो का जाता खाना तो आ ही रहा है। एग्जैक्टली। सो और घर पे भी जो बनता है वो बहुत ही फैंसी बनने लगा है। बिल्कुल। जब मैं मेरे क्लाइंट को डांट देती हूँ तो वो लोग मुझे बोल ही देते हैं कि भाई मुझे रोटी सब्जी नहीं चलेगा, सिर्फ मुझे आपको वैरायटी देना पड़ता है। इसलिए मैं इतनी सारी रेसिपीज डालती हूँ भाई उनको वैरायटी मिले, उनको ऑप्शंस मिले खाने के। सो द थिंग इज़ कि अगर हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि हम एक बार हफ्ते में बाहर खाने गए हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना प्रोटीन स्किप ना करो। ओके। जैसे हम आज इधर मिले हैं, हम प्लान था कि हम साथ में लंच करेंगे, बिल्कुल। तो मैंने मेरे सुबह का प्रोटीन मिस नहीं किया है। ओके। तो वो मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ पे हो सके उतना माइंडफुली खाना है। सब खा सकते हैं, तला हुआ भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल इज द की। ओके। सो वो कहते हैं ना कि मैकेनिक को पता होता है कि हथौड़ा कहाँ मारना होता है, वो तो वो मैकेनिक बनना ज़रूरी है कि कहाँ हथौड़ा मारना है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट सेगमेंट। लेकिन गेम्स खेलने से पहले मेरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सब मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए बड़ा ये खास सवाल होने वाला है। 5 टिप्स टू लूज वेट। सबसे पहले फोकस ऑन द कैलोरी। अगर आप कैलोरी एफिशिएंट में नहीं जाओगे, वेट लॉस नहीं होगा। ओके। दूसरा, मेक श्योर कि आप एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जियो। सुबह टाइम से उठ जाओ, टाइम से सो जाओ। तो व्हाट इज आइडियल स्लीप? स्लीपिंग टाइम आइडियली होना चाहिए रात को 10-10:30 और वेकअप टाइम होना चाहिए जब सनराइज होता है तब। सो आइडियली मैं दोनों में पीछे हूँ। 5:36 ये आइडियल है। बट अगर हम समझ लीजिए कि आप समझ लो 12 बजे सो रहे हो, करेक्ट, और आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, तो आप 12 का 11:30 करो ना। पहले गो स्लोली, गो सीधा ग्रेजुअली। 10 पे आने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, वो होगा ही नहीं। हाँ, वही। That is impossible. So focus something which is practical and which Okay. has a sustainability. हाँ, थर्ड। So third, you should focus on sleep. ओके। अच्छा सोओगे, क्वालिटी स्लीप लोगे तो वेट लॉस ऐसे होगा। लोग तो कहते हैं सोने से वजन बढ़ता है। नहीं एक्स्ट्रा सो लोगे, 10-12 घंटे सो लिए तो डेफिनेटली वजन बढ़ेगा। Okay. क्योंकि आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। करेक्ट, सो सोना ज़रूरी है, बट इट हैज़ टू बी क्वालिटी स्लीप। बराबर है। सो आइडियली रेगुलर पर्सन को, मतलब मैं मेल की बात कर लूँ तो 7-8 आवर्स आर इनफ, डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी। एंड इफ यू टॉक अबाउट फीमेल नीड्स मोर स्लीप, ओके। 9 आवर्स। 4 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट वी कैन से कि भाई एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। एक बार एटलीस्ट दिन में अपने लिए 30 मिनट्स निकाल लो। जिम नहीं जा सकते हो तो घर पे कुछ कर लो, स्किपिंग कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, बट कुछ कर लो। 5th पॉइंट। स्ट्रेस, ओके। जितना हाई स्ट्रेस रहेगा उतना फैट बढ़ेगा, और सबसे डेंजर फैट बढ़ेगा वाइजरल फैट। वो Okay. हमारे ऑर्गन के सराउंडेड में रहता है,
और वो हमें दिखता है बेली पे। हाँ, दिख सबका रहा है। एक ही चीज होता है, मैम बराबर हूँ, ऊपर सिर्फ से belly नीचे बड़ा तक है। सिर्फ बेली बड़ा है, आप इतना पेट मेरा कम कर दो। मुझे तब ऐसा महसूस होता है कि मैं टेलर हूँ क्या, कि यहाँ से इतना इंच काट लूँ। सो मान लीजिए कि कृति जी बड़े खराब मूड में है और मेहुल जी को कृति जी को मनाना है, क्या खिलाया जाए? मुझे मनाने के हाँ। लिए घर का खाना। नहीं, फिर भी कोई एक स्पेसिफिक डिश मेरी एक वीकनेस है, प्लीज। सीक्रेट है। सो मुझे डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है। ओके। सो मैं एवरी वीक ऑन संडेज आई यूज टू हैव 1 जिलेटो डार्क चॉकलेट आइसक्रीम। लग तो नहीं रहा आपके बॉडी से। एवरी वीक आई यूज टू ईट दैट। अगर आपको मौका मिले कि आपको किसी हिस्टोरियन जो अब जिंदा नहीं है या हमारे इतिहास में कोई ऐसे व्यक्ति जो अभी हाल जिंदा नहीं है, उनको आपका डाइट खाना सर्व करना है, तो आप किसको सर्व करना चाहोगे? ओह माय गॉड, यू नीड टू गिव मी ऑप्शंस बिकॉज बहुत सारे Anything which you consider as an inspiration. सो मेरे दादा की बात करोगे, ओके। क्योंकि वो हमेशा एवरी संडे हमें संडे को चूरमा बना के देते थे। अगर वो अभी होते तो मैं डेफिनेटली मेरे हाथ का चूरमा उनको खिलाती। Super. So now we'll play a game, this or that. You have to be quick. Salad or soup? Nothing. दोनों नहीं, Fresh fruit or dry fruit? फ्रेश फ्रूट्स। Intermittent fasting or portion control? बोथ आर गुड। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी सब्जेक्टिव। दोनों में देती हूँ मेरे क्लाइंट्स को। Keto or vegan? दोनों नहीं, Low sodium or low sugar? लो शुगर। Fruit or fruit juice? फ्रूट। Yoga or gym? बोथ आर इम्पोर्टेंट। Okay. One is for physical health, one is for mental health. ऐसा? नहीं, बोथ आर फॉर फिजिकल एज वेल एज फॉर मेंटल। जिम इज गुड फॉर वेट ट्रेनिंग एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हफ्ते में 3-4 दिन तो करना ही चाहिए। स्ट्रेचिंग के लिए योगा इज इम्पॉर्टेंट एंड इवर फॉर द मेंटल रिलैक्सेशन। And I love to do yoga. I have done a certificate course in yoga training also, so I am a teacher of yoga. Oh, super. और मुझे शीर्षासन करना बहुत अच्छा लगता है। सो मैं जब शीर्षासन करती हूँ तो मैं मेडिटेशन में चली जाती हूँ। मुझे किसी को बोलना पड़ता है कि हो गया, अभी नीचे आ जा। उठा लो। White rice or brown rice? Though you have already White answered. rice, why brown rice? Low carb or low fat? Low fat. Buttermilk or नींबू पानी? Buttermilk. Now I'll ask you few questions, which is never have I ever. You have to give me honest answer. Never have I ever recommended a trending diet to a client. Never. Never have I ever eaten an entire pizza by myself. Never. कभी पूरा पिज्जा नहीं खाया. कैपेसिटी नहीं है इतने खाने की। Never have I ever forgotten to drink water for whole day. Never. Never have I ever tried a new food and hated it. नहीं, ऐसा तो नहीं बना है, ट्राई किया है, सब ट्राई किया है। Never have I ever had a client who didn't like vegetables. यस, Many बहुत times. मुश्किल हो जाता है। मुझे बच्चों की तरह लिस्ट बना के देना पड़ता है कि ये साथ में से कुछ तो खा लेना। Never have I ever eaten fast food for breakfast, lunch and dinner whole day. नो, नेवर। Never have I ever had to explain difference between registered dietitian and nutritionist to my client. नो, बिकॉज दे नो मी वेरी वेल। जो मुझे जो आए हैं मेरे पास, उनको सब पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरा डेजिग्नेशन क्या है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। Never have I ever attended a food festival and tried many foods. नेवर। कभी नहीं यार, फूड फेस्टिवल में कौन नहीं जाता. एक लिमिट के तक खा लेते हैं, उसके बाद पेट भर जाता है। Never have I ever had a deal with difficult client who don't want to change any dietary. यस यस, देयर आर मैनी। There are many. फिर मुझे ऐसे नहीं पकड़ाना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पकड़- पड़ता है। Never have I ever had to answer a diet question within family or friends. मतलब आंसर द क्वेश्चन। हाँ। यस, आई हैव टू। सो समटाइम्स मेरी मजाक भी उड़ाते वो लोग और मेरी खींचते भी है, चल बता इसमें क्यों ऐसा, इसमें क्यों वैसा। सो बहुत So आंसर बहुत देने बार ऐसा होता है पड़ते ना, हैं। आप शादी में तैयार होके गए हो, अरे यार इसमें क्या करूं, आता है ऐसा. सो लोग मेरी थाली में देखते हैं कि मैंने क्या लिया है थाली खाती है कि में। नहीं हाँ, खाती है? और फिर पूछते, मैम आप तो इतना कुछ खाते हो, आप कैसे पतले हो। अरे भाई. सो मैम, हमारा पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है. नाउ यू हैव टू जस्ट गिव मी वन आंसर
कि एक तो ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो शेयर कीजिए, जी। और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग खाने के लिए जीते, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। आप क्या बिलीव करते हो और क्यों? दोनों करो, वीकेंड में खाने के लिए जियो, अच्छा। वीकडेज में जीने के लिए खाओ। सुपर सुपर। और आपका एक्सपीरियंस कैसा? अगर आपको मज़ा आया हो तो हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें फॉलो कर लें। नहीं, सही में मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह का पॉडकास्ट होगा जिसमें इतना मज़ेदार कन्वर्सेशन होगा और सारी की सारी बातें मेरी लाइकिंग की होगी। और मैं मतलब मुझे कब चालू और कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला, एंड आई रियली ट्रूली एन्जॉयड। और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। थैंक यू। आप सामने वाले व्यक्ति को कैसे क्वेश्चन करना है और वो आंसर किस तरह से देगा और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, दैट इज़ अमेजिंग। योर स्किल इज़ वेरी अमेजिंग। थैंक यू। सो प्लीज़ हमारे सब फॉलोअर्स को बोल दीजिए कि हमें और फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आपके जैसे और पॉडकास्ट हमारे आने वाले हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये एपिसोड देखने के बाद कोई भी आपको फॉलो नहीं करे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सबको मज़ा आया होगा और आगे जाके व्यूअर्स को बहुत कुछ और नई चीज़ जानने को मिलेगी एंड दे विल बी फुल्ली एंटरटेन्ड। सो मैडम ने तो बता दिया कि आप हमें फॉलो कर लो, लेकिन अगर आपको डाइट के अच्छे अच्छे टिप्स चाहिए, रेसिपीज़ आपको डाइट की चाहिए, तो कृति मैडम अपने इंस्टाग्राम पे ढेर सारी रेसिपीज ट्रेंडिंग के साथ डालती है कि आपको कौन से पैकेट्स में कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी। उन्होंने बहुत सारे रील्स पैकेट फूड पे बनाए हुए हैं, चिप्स पे, नमकीन पे, ढेर सारे उनकी रेसिपीज़ है। आप इवन उन्होंने रिसेंटली गणपति के एक ट्रेंडिंग लड्डू की रेसिपी भी बनाई हुई है, तो आप उनके इंस्टाग्राम में जाके उनको फॉलो कर सकते हो, उनकी रेसिपी को फॉलो कर सकते हो, उनको कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप भी मेरे तरह सिर्फ थोड़ा सा टमी कम करना चाहते हो तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। उनका इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और ऐसे मज़ेदार कंटेंट और हमारे स्ट्रीट फूड को देखने के लिए आप खाना इंडिया का चैनल को हर जगह पे फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर जगह पे अवेलेबल है। बाकी तो ऐसे कंटेंट आते रहेंगे, अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। राधे राधे।